गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया। कैसी लग रही है हमारी वीडियो? देखते रहिए। आज हम आपको पढ़ाएंगे द्वितीय विभक्ति। कारक में जो है दूसरी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, उसको पढ़ेंगे जिसका होता है कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम कर्म में करते हैं, तो उसको पढ़िए। पहला सूत्र है कर्तूरी इप्सित तमम कर्मः। संस्कृत में कर्तूरी इप्सित तमम कर्मा का अर्थ होता है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे ज्यादा पसंद करे, चाहता हो, उसे कर्म कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक पसंद करे या चाहे, उसे कर्म कहते हैं। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है या उसे अच्छा लगता है, कर्म कहलाता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। रामः विद्यालयम गच्छति। कर्ता राम है और जाता है, और उसको पसंद क्या है? विद्यालय। तो विद्यालय हमारा क्या हो गया? कर्म। कर्ता हमारा राम हो गया, क्रिया हो गई गच्छति, और विद्यालय हमारा हो गया कर्म। तो कर्तूरी इप्सिततमम कर्मः, अर्थात कर्ता जिसे सबसे अधिक ज्यादा चाहता हो वह कर्म होता है। दूसरा है सूत्र कर्मणि द्वितीया। 6, 7, 8, 9, 10, 11 में भी आप ये सूत्र देखने को मिलेगा पाठ्य पुस्तकों में। कर्मणि द्वितीया यानी कर्म में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। जैसे रामः विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय को जाते हैं, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति लगा दी गई है। रामः फलम खादति, राम फल खाता है, तो फल में भी द्वितीय विभक्ति लगा दी है। बालिका पुस्तकम पठति, बालिका पुस्तक पढ़ती है, तो पुस्तकम द्वितीय विभक्ति है। रमेशा जलम पीबति, तो जल में भी द्वितीय विभक्ति होती है। तो कर्मणि द्वितीय सूत्र से हम कर्म में क्या कर देते हैं? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तीसरा सूत्र है हमारा अधि सींग स्था आसाम कर्मः, यानी अधि उपसर्ग के बाद सींग स्था आस धातुएं आए तो भी वहां पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, अर्थात कर्म संज्ञा करते हैं। अधि उपसर्ग के पश्चात सींग अर्थात सोना, स्था यानी ठहरना, आस यानी बैठना, धातु हो तो आधार की कर्म संज्ञा होती है, अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अधि सींग स्था आशाम कर्मा, अधि उपसर्ग के पास अगर सींग धातु हो, स्था धातु हो, आशाम धातु हो, तो वहां पर कर्म होता है। कर्म अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, कर्म कारक का प्रयोग करते हैं। तो ये अब आप देखिए अगला सूत्र अभिनिविष्ट। अभिनिविष्ट इसमें क्या होता है? इसमें दो उपसर्ग होते हैं, अभि और नी। अभि और नी और विष धातु अर्थात रहना या बसना के योग में इसका प्रयोग किया जाता है। विष धातु से पहले अभि नी उपसर्ग हो तो आधार की संज्ञा में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं? आधार में द्वितीय विभक्ति लगा देते हैं। जब अभिनिविष्ट, अभि और नी दो हमारे उपसर्ग हैं और इसमें विष धातु साथ में हो तो हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे सुरेशा सन्मार्गम अभिनिवेशते, सुरेश जो है ना सन्मार्ग मतलब अच्छे रास्ते पर चलता है। हिंदी करेंगे तो होता है रास्ते पर पड़ता है,
चलता है, सप्तमी विभक्ति हो जाती है। लेकिन अभिनिविष्यते का आने से हमने सन्मार्गम पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया है। तो ये सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर अभिनिविष्ट होगा, अर्थात अभी उपसर्ग, नी उपसर्ग और विष धातु होगी, तो वहां पर हम द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म कारक लगा देंगे। अगला सूत्र है तथा युक्तम चानिप्सितम। चानिप्सितम का मतलब होता है, इप्सितम का मतलब होता है चाहना, चाहना, पसंद करना, और अनिप्सितम का अर्थ होता है ना पसंद करना। यानी कुछ पदार्थ क्रिया से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि कर्ता उन्हें ना चाहते हुए भी काम करता हुआ चला जाता है। तथा युक्तम चानिप्सितम का अर्थ होता है कि कुछ पदार्थ क्रिया से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि कर्ता ना चाहते हुए भी वो काम कर देता है। जैसे कोई बालक अगर विद्यालय जाता है तो विद्यालय जाते हुए फूल को हाथ लगाना, तिनके को छेड़ना, इसको छेड़ना, उसको छेड़ना, लड़ना झगड़ना, तो ये अनिप्सितम के अंतर्गत आता है। जैसे रामः विद्यालयं गच्छन् तृण स्पर्शति। राम विद्यालय जाते हुए तृण अर्थात घास को, तिनके को स्पर्श करता हुआ विद्यालय जाता है। ये उसको चाहना नहीं है, चाहना तो विद्यालय था, इप्सितम तो विद्यालय था, लेकिन विद्यालय के साथ साथ अगर वो किसी चीजों के साथ जो नहीं चाह रहा उसके भी साथ अगर वो करता है क्रिया, तो वहां पर हम द्वितीय विभक्ति कर्म कारक लगाते हैं। राम विद्यालय हमारा कर्म हो गया, तृण भी हमारा कर्म हो गया। रामः विद्यालयं गच्छन् तृणं स्पर्शति। अगला सूत्र है उपान बध्याम वशा। उपान बध्यांग बध्यांग अवशा। उपान बध्यांग वशः। उप, अनु, अधि, आंग, इसमें 4 उपसर्ग हैं। उप, अनु, अधि और आंग, है ना। संधि विच्छेद है, संधि हम पढ़ाएंगे जब बताएंगे। उप, अनु, अधि, आंग उपसर्ग के पश्चात अगर बस धातु हो तो द्वितीय विभक्ति लगती है। कहने का तात्पर्य है उपान बध्यांग वशा का अर्थ होता है कि इनमें उप, अनु, अधि, आंग ये 4 उपसर्ग हो और उसके पश्चात बस धातु हो। अप, उप, अनु, अधि, आंग के बाद इन 4 उपसर्गों के बाद अगर बस धातु हो तो वहां पर हम कर्म कारक लगाते हैं, अर्थात द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। जैसे मुनि वनम अधिवसति। मुनि वन में रहता है, तो वन में या पर में तो सप्तमी विभक्ति आती है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो कैसी लगी हमारी वीडियो को समझने के लिए बार बार देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।